अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और मेरी तरह इस फैमिली का हक़ अदा करते हुए लव यू सो मच का जो मैं लाइन बोलता हूँ, आप भी इसको इसी लिए बोलते हैं। इसके पीछे मकसद हमारा ये है कि नफ़रतों को ख़त्म करना, मोहब्बतों को बांटना। इसलिए तो मैं कहता हूँ आप भी मेरे साथ मिलके कहते हैं और फीडबैक में लिखते भी हैं लव यू सो मच। तो इसलिए दिल से ढेर सारी दुआएं। आप लोग भी इंसानियत की खिदमत करने में लगे हुए हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, क्या अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक लोग, ऐसे गुमनाम लोग आज भी मौजूद हैं जो बहुत से भरे हुए हैं और बज़ाहिर आप उनको पहचानना मुश्किल है? तो मैंने कहा ऐसे कई लोग हैं। शर्त ये है आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो खुद ब खुद उनसे मुलाकात हो जाएगी। इसलिए तो वो मैंने रास्ता बताया कि नफ़रतों को ख़त्म करना, मोहब्बतों को बांटना। जब इस रास्ते पे चलते हैं तो ये प्यार करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले, सही माने में आज के दौर में दरवेश, ऐसे लोग जो रब के बहुत ही पसंदीदा बंदे हैं। यकीन मानिए, मैं शायद ये बात नाम बताऊं लेकिन मेरा दिल करता है मैं बता दूं। मैं आज भी एक ऐसे शख्स से जाके मिलता हूं, बज़ाहिर वो एक दुकानदार है, एक आम शख्स है, लेकिन मैं जब जाता हूं तो मेरा दिल करता है मैं उसके पाँव में बैठूं। मैं चौकड़ी मार के उसकी शॉप पे नीचे बैठता हूं। उसने सेटअप अब बैक साइड पे नीचे बिठाया हुआ है। उसकी शॉप पे हर उस शख्स का आना है, यकीन मानिए, जिससे वो बात भी कर रहा है, मजाक भी कर रहा है, लेकिन असल में वो उसकी मदद कर रहा है। और किसी को भी पता नहीं, मैंने भी देख लिया था तो मेरी बातें उनके साथ इस तरह की हुई कि उसने मुझे कहा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। यकीन मानिए, मैं आज आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वो ऐसा दरवेश शख्स है कि मेरे पास जब भी टाइम मिलता है तो मैं स्पेशली जाके उस शख्स के पास बैठता हूँ और मैं कहता हूँ मैं भी फैज़ याब हो गया हूँ, कोई चीज़ मैं भी लेके आऊँ। वो सही मानों में अल्लाह के वली हैं ये लोग। और आम सा शख्स, नमाज, परहेजगार तो सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन वो इंसानियत की कितनी केयर कर। मैंने बल्कि उनके बारे में एक दफ़ा आपको बताया भी था। वो शॉप बनाने लगा है जिसका प्रॉफिट जितना भी आएगा वो घरों में पैक कर करके खाने खुद उनके घरों में पहुंचा के आएंगे। खाने तो बहुत सारे लोग खिला रहे हैं गरीबों के, लेकिन वो कह रहा है बॉक्सेस में पैक कर करके ये खाने मैं उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा कि उनको आना भी ना पड़े। ये कम लोगों की सोच होती है। और उनका नाम है जाफिर काज़मी। मुझे हमेशा मना करते हैं मेरा नाम नहीं लेना, मुझे कहते हैं किबला, प्यार से मैं उनको भी कहता हूँ किबला। मैं कहते हैं किबला मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन जाफिर काज़मी भैया आज आपका मैंने नाम ले लिया। यार मैं बहुत ज़िंदगी में कम लोग हैं जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। आप क्या हैं, आप फरिश्ता हैं, आप इंसान हैं। जितना मुझे आपसे सीखने को मिला है, इंसानियत की कदर करनी मैंने आपसे सीखी है, इंसानियत से प्यार करना, लोगों का ख्याल रखना आपसे सीखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार अल्लाह ताला आपको और दे, इतना ज़्यादा दे कि आप बांटते फिर भी रहे हैं और ज़्यादा बांटें। आप ग्रेट हैं, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। जाफिर भाई लव यू सो मच। आज की जी एक कहानी जो मैंने चूज़ की है, उन्होंने कहा था आपके लिए है, लेकिन माजरत के साथ जिन्होंने कहानी भेजी है, आपने मुझे एक ऑप्शन दी थी कि देखें अगर आपको मुनासिब लगे, वरना आपने कहा था ये कहानी ना सुनाऊँ, लेकिन मैं फिर भी आज इस कहानी को सुनाऊँगा। बहुत सारे लोग कहानी के एंड में, चलें पहले कहानी को ही शुरू करते हैं। माजरत एडवांस में मैं इस कहानी को सुनाने लगा हूँ। फर्जी नाम रख दिए मैंने सबके। ज़ेबी जिस घर में पैदा हुई थी, एक पढ़ा लिखा घराना था, खुशहाल घराना था, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, पैसे की रेल पेल थी। एक ऐसा घर था जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की माशाअल्लाह हर चीज़ मौजूद थी। और ज़ेबी बहुत ही, जहाँ पे ज़हीन थी वहीं पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। अल्लाह ने खूबसूरती के साथ, हुस्न के साथ सीरत भी दी हो, सूरत भी दी हो, और आप पढ़ाई में ज़हीन भी हों, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हो, तो हम मोहल्ले, उस इलाके के लोग फ़ौरन जब आप हाईलाइट होते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत भी है, कितनी अच्छी भी है और कितना आगे टॉप कर रही है, तो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। और यही हाल था। हंसमुख लेकिन हिसास तबीयत की मालिक, सेंसिटिव थी बहुत ज़्यादा ज़ेबी। वहीं पे उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। अभी मेडिकल के वो फर्स्ट ईयर में थी।
जो भी रिश्ता आता माँ बाप ये कह के टाल देते कि अभी उसने पढ़ना है, वैसे भी वो अभी पहले साल में है मेडिकल के, इतनी जल्दी उसकी कैसे शादी कर दें, अभी हम बेटी की शादी नहीं कर सकते। लेकिन रिश्तेदार और यहाँ तक के इर्द गिर्द के लोग भी ख्वाहिशमंद थे कि इस खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाएं, या लड़कों की ख्वाहिश थी कि इसको हम अपनी बीवी बना सकें। इंसानियत की केयर करने वाली हसास तबीयत ज़ेबी दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं पे उन दिनों जर्मनी से उसके वालिद के एक दोस्त पाकिस्तान आए। फ़ोन पे बात हुई, दो दोस्त बड़े अरसे बाद इस बात पे फ़ोन पे खुश भी थे और पुरानी बातें याद करके अजीब से भी हो रहे थे कि क्या ज़माना था, तुम अब वहाँ जर्मनी चल गए हो, मैं यहाँ पाकिस्तान हूँ। और जब दोस्त ने बताया कि मैं पाकिस्तान आया हूँ तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फ़ौरन कहा गया मेरी तरफ कब आ रहे हो, जल्दी से बताओ। उसने कहा यार 1-2 दिन तक। उसने कहा नहीं, कल ही मेरी तरफ आओ। और ऐसा ही हुआ। दोस्त की मोहब्बत और ज़िद करने पे दोस्त अपने बेटे के साथ खाने पे उनके घर आया। 3 लोग उनके घर आए, उनका दोस्त, उनकी वाइफ और उनका बेटा इरफान। वहीं पे खाना खाते हुए जब इरफान ने ज़ेबी को देखा तो अपना दिल दे बैठा। जर्मनी में ही पढ़ा लिखा था, जर्मनी में ही पढ़ा बड़ा भी था, वहीं पे रहने वाला था, लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की जैसे ही उसने देखी और उठना बैठना, उसका आना जाना भी उसने देखा, तो उसने अपनी माँ से कहा मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। और उससे पहले कि इरफान ये बात अपने माँ बाप को जब कहने जा रहा था तो माँ पहले ही फैसला कर चुकी थी, इसी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। और इरफान का बाप भी अंदर ही अंदर फैसला किए बैठे था कि यार ये तो अल्लाह ने किस्मत से जिस तरह दोस्त से मिलाया ही है, तो ये तो रिश्ता भी हमें पसंद आ गया। और उन्होंने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया कि हम आए तो थे आपसे मिलने, पुरानी बातें ताज़ा करने, लेकिन हम चाहते हैं इसको रिश्ते में बदल दें। हम अपने इरफान के लिए आपकी बेटी का हाथ भी मांगते हैं। दोस्त अपने दोस्त को जानता था, इस फैमिली को जानता था। दोनों मियाँ बीवी जो इस वक्त जर्मनी से पाकिस्तान आए थे, किस किरदार के मालिक थे, कितने प्यार करने वाले थे, वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था। तो उसने खुश होकर कहा मेरे लिए खुशकिस्मती होगी कि आप मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि ज़ेबी अभी पढ़ रही है और मैं चाहता हूँ अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद ये आपकी अमानत होगी, आप ज़रूर रिश्ता कर लीजिएगा। तो इरफान के बाप ने कहा इसमें ऐसा क्या है, ज़ेबी जर्मनी में भी जा तो पढ़ सकती है, हम उसकी तालीम वहीं जारी रखवाएंगे। जैसे ही जर्मनी पहुंचेगी वहां जाते ही अपनी तालीम को जारी रखे, वहां तो ज़्यादा अच्छी तालीम है। और ज़ेबी भी इरफान को देख चुकी थी, और जब उसके कानों में ये बात पहुंची कि वो उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं इरफान से, तो वो भी खुशी खुशी राज़ी हो गई कि अगर उनको ये शर्त मंजूर है कि मैं वहाँ जाके भी पढ़ सकती हूँ तो मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे मैं भी उस पर राज़ी हूँ। फिर भी बाप ने पूछा और माँ ने पूछा, हम बेशक इस फैसला कर चुके हैं रिश्ते का, लेकिन तुम्हारी भी चॉइस पूछना चाहते हैं। तो ज़ेबी ने कहा मुझे भी वो लड़का अच्छा लगा है। तो इस तरीके रिश्ता तय हुआ और इस तरह सादगी के साथ फटाफट निकाह कर लिया गया। 6 महीने बाद रुखसती थी और उन्होंने कहा हम वापस जैसे ही जर्मनी जाएंगे इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और इसका वीज़ा हम वहाँ से भेज देंगे। वीज़ा जो लेट आना था बहुत जल्दी ही पहुँच गया और यूँ ज़ेबी अपने माँ बाप को खुदा हाफिज़ कह के जर्मनी रवाना हो गई। वो दोनों सास ससुर नहीं थे, बल्कि वहाँ पे भी उन्होंने माँ और बाप का किरदार अदा किया। ज़ेबी को इस तरह प्यार दिया जैसे ज़ेबी के माँ बाप हों। और इरफान भी एक बहुत ही प्यार करने वाला, केयर करने वाला शौहर साबित हुआ। शुरू के कुछ महीने तो पता ही ना लगा टाइम का, घूमने फिरने में और जर्मनी देखने में ही गुजर गया। और उसके बाद ज़िंदगी जब शुरू हुई तो ज़ेबी ने वहाँ के जर्मनी का 3 महीने का जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो किया और उसके बाद अपनी एजुकेशन, तालीम जारी कर दी। वहाँ की ज़िंदगी जो रहते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन जो पाकिस्तान में है उनके लिए कि एक ऐसी ज़िंदगी है जिस पे टाइम पे उठना है, टाइम पे नाश्ता करना है, टाइम पे जॉब पे जाना है, वापस आना है, खाना है, सोना है, हर चीज़ इस टाइम के हिसाब से।
सो उनकी भी ज़िंदगी एक इस तरह की शुरू हो गई कि हर कोई अपनी अपनी रूटीन में बिज़ी हो गया। ज़ेबी भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई, लेकिन सास ससुर का रवैया माँ बाप से बिल्कुल माँ बाप के प्यार की तरह था। और इरफान भी एक अच्छा शौहर था। वक्त गुज़रता रहा यहाँ तक कि पढ़ाई के दौरान ही ज़ेबी के यहाँ 2 बच्चे भी हो गए। अल्लाह ताला ने पहला उसको बेटा दिया और कुछ सालों बाद, 4-5 सालों 6 सालों बाद तकरीबन एक बेटी भी दे दी। अब वो डॉक्टर बन चुकी थी, टाइम पर लगाकर उड़ रहा था और टाइम का पता ही नहीं लगा था कि वो आज माँ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी थी। वो सुबह 8 बजे जाती और 12 बजे वापस आती, फिर दोबारा रेस्ट करने के बाद 3 बजे अपना जाती और क्लिनिक से 6 बजे वापस आती। वो एक ऐसी डॉक्टर थी जिसकी हमेशा से ख्वाहिश थी, जब वो पाकिस्तान में भी थी तो अपने माँ बाप से ही कहती थी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बन के इंसानियत की केयर करना चाहती हूँ, इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहती थी। आज जब वो डॉक्टर बन चुकी थी तो वाकई वो एक इंसानियत की खिदमत करने वाली डॉक्टर थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। वो सचमुच में जहाँ कहीं उसको मौका मिलता वो केयर करती, जितना उससे हो सकता उतनी मदद भी करती। माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनसे राब्ते का उसका जो जरिया था वो फेसबुक था। वो फेसबुक खोलती और जब कभी उसको टाइम मिलता तो वो बैठ के अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गपशप करती। 8 से 12 और 3 से 6 उसका टाइम था क्लिनिक का। जब उसको ऑफ मिलता, टाइम मिलता, फेसबुक से चैट होती। उसको एक गिला ज़रूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता इरफान के साथ होना शुरू हो गया था कि इरफान खोया खोया सा रहता, बिजी सा रहता, उसको टाइम कम देता। जिस तरह मैंने कहा वहाँ पे एक ज़िंदगी ही घड़ी के हिसाब से, लेकिन फिर भी जब वीकेंड आता या कुछ इस तरह के डेज़ आते या छुट्टियाँ आती तो उसकी ख्वाहिश होती इरफान उसको टाइम दे, और वो इस बात का गिला भी करती कि आप मुझे टाइम नहीं देते। तो इरफान हंस के कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें पता है, अच्छा चलो इस दफ़ा मैं तो प्लान कर रहा हूँ, इस दफ़ा तुम्हें फ़लाँ घुमाने ले जाऊँगा, इस दफ़ा बच्चों को और तुम्हें फ़लाँ जगह पे घुमाने ले जाऊँगा। और वो इस तरह हंस के टाल देता कि तुम जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मसरूफियत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ज़ेबी को लगता कि उसको शौहर कम टाइम दे रहा है, जिस तरह पहले उसको टाइम देता था अब उस तरह टाइम नहीं दे रहा। ये बात उसके दिल में ज़रूर बैठ गई थी। उन्हीं दिनों एक दिन उसने अपनी फेसबुक खोली तो एक आईडी थी किसी नाम की जिसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। उसने देखा अननोन थी, उसने रिजेक्ट कर दी। और अगले दिन जब दोबारा अपनी फैमिली के लिए उसने फेसबुक को खोला तो उसी वक्त वो रिक्वेस्ट दोबारा आई हुई थी। उसने दोबारा से उसको डिलीट कर दिया। और फिर इस रिक्वेस्ट का सिलसिला इस तरह शुरू हो गया कि वो मुसलसल भेजने वाला रिक्वेस्ट भेजता, ज़ेबी उसको इग्नोर करती, वो फिर रिक्वेस्ट भेजता, वो उसको डिलीट करती, वो उसको फिर रिक्वेस्ट भेजता। आखिर तंग आके एक दिन ज़ेबी ने उसको कहा इससे मैं बात तो करूं, कोई ये पागल है, ये कौन है, ये क्यों मुझे इस तरह तंग कर रहा है, कोई बंदा है, बंदी है, क्या है। और उसका तरीका ये था कि वो उससे चैट करे। और आखिरकार उसने उससे चैट की कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है, जब तुम्हें मैं ऐड नहीं कर रही तो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ जो भी था उसने कहा जब से आपने फेसबुक बनाया है मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैं आपकी तस्वीरों को देखता हूं, यकीन मानिए मैंने जब से आपकी तस्वीरों को देखा है मैं तो दीवाना, पागल, जनूनी सा हो गया हूं। इतना खूबसूरत भी दुनिया में कोई हो सकता है, मैंने तो इससे पहले इतना खूबसूरत दुनिया में किसी को देखा ही नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है, आप इतना ज़्यादा खूबसूरत है, अनबिलीवेबल। तो उन्होंने कहा मिस्टर आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, क्या तुमने मेरा स्टेटस नहीं पढ़ा, आप जाओ मेरा पहले स्टेटस पढ़ो और ख़बरदार दोबारा से मुझे कभी राब्ता ना करना, ना ही मुझे डिस्टर्ब करना। फिर उसने वही रट शुरू कर दी, मैं सोच नहीं सकता था आप 2 बच्चों की माँ, आपकी तो उम्र ही अभी नहीं लगती कि आप शादीशुदा हैं, आप गलत कह रही हैं, आप 2 बच्चों की माँ नहीं हो सकती। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप शादीशुदा हैं, आप तो शादीशुदा भी नहीं है, आप तो बिल्कुल टीनेजर हैं, अभी तो 18-20 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ही नहीं है। और इसकी इस तरह की बातों पे दिल में हंस पड़ी कि कौन पता नहीं बेवकूफ़ है, और उसने उसको इग्नोर किया। लेकिन अब ऐसा होने लगा कि वो मुसलसल यही मैसेज भेजता, इसी तरह के इतने तारीफ़ें लिखता जैसे कायनात में इस रुए ज़मीन पे अगर कोई खूबसूरत थी तो सिर्फ और सिर्फ ज़ेबी थी और कोई था ही नहीं। वो जवाब ना देती, सिर्फ पढ़ती और मुस्कुरा देती कि कोई पागल है, लेकिन वो मुसलसल इतना तारीफ़ें भेजता रहा कि एक दिन दोबारा से उसने उसके साथ बैठ के कहा कि क्यों मुझे मैसेज कर रहे हो। उसने कहा मैं तो इंतज़ार में होता हूँ, आप अपनी तस्वीर अपलोड क्यों नहीं करती।
आपकी तस्वीर मेरी खुराक है, जब तक मेरी आंखें अपनी खुराक ना लें, आपकी तस्वीर को ना देख लें तो मुझे चैन नहीं आता। सिर्फ खुदारा इतना कर दिया कीजिए, अपनी कभी तस्वीर अपलोड कर दीजिए कि मेरे आंखों को खुराक मिल जाए, मेरे जहन को सुकून मिल जाए। कितना खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो आपका शौहर होगा। मैं हैरान हूं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शख्स वही है जो आपका शौहर है। और इस तरह की उसने बातें की तो ज़ेबी पहले ही अपने शौहर की वजह से दुखी थी और दिल में सोचना शुरू होगी, शौहर तो मुझे टाइम ही नहीं देता, कहाँ से मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं तो उसको मिल गई हूँ, वो तो मुझे टाइम ही नहीं देता, मैं तो उससे हर वक्त झगड़ा करती हूँ कि मुझे टाइम दो और उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। और एक ये पागल है जो इतना मेरे पीछे दीवाना है और इतनी मेरी तारीफ़ें कर रहा है, अंदर ही अंदर उसको भी तारीफ़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई। शायद एक रोबोट ज़िंदगी जो गुजर रही थी, सुबह ऑफिस, फिर शाम को ऑफिस और घर, सो गए, कहीं आना जाना नहीं, कोई शौहर के साथ बैठ के गपशप नहीं, वो भी बिजी लाइफ गुजार रहा था, शायद इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसको वो जो बातें अच्छी लगनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो भी उससे कभी ना कभी बात कर लेती। और एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा मैं इस आईडी पे तुम्हें ऐड नहीं कर सकती, ये मेरी फैमिली का आईडी है, वो सब देख लेंगे, मैं एक नया फेसबुक बना रही हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ओके। और उसने नया एक फेसबुक का अकाउंट बना के उस पर उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद वो उसकी बातें सुनती और दिल ही दिल में खुश होती और कभी कभी उसको मैसेज का जवाब भी दे देती। लेकिन ये कैसे हो सकता था, एक तरफ से इतना दिल को खुश करने वाले मैसेज किए जा रहे हो, इंसान रह सके तो मजबूरन वो भी कहीं ना कहीं उसको जवाब दे देती। और ये जवाब देते देते सिलसिला कुछ इस तरह का चल निकला कि अब वो भी मुसलसल उसको जवाब देने लगी। और वो उसको कहता, तुम कैसे इस तरह के शौहर के पीछे पड़ गई हो जो तुम्हारी केयर नहीं करता, जो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, मुझे पता है तुम। वो उसके दिमाग से इस तरह की बातों से खेलता कि वो कहती, कह तो वो सही रहा है, मेरे बस में होता मैं तुमसे शादी कर लेता, छोड़ दो इन बच्चों को, छोड़ दो इन शौहर को। तो वो कहती, मैं कैसे अपने बच्चों को छोड़ूं, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती। तो वो कहता, अच्छा तुम्हारे बच्चे हैं तो फिर मेरे भी बच्चे हैं, मैं बाप बन के इनको बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, मैं इनको यूं करूंगा। वो ऐसी बातों पर मुस्कुरा देती। लेकिन वो एक काम ज़रूर करता था और हर दफ़ा करता था, वो इतने ज़मीनों आसमान उसकी तारीफ़ें करने में कर देता कि वो खुश होती रहती। और यही बात उसको समझ लग गई थी उस लड़के को कि जब भी मौका मिलता वो दबा के तारीफ़ें करता और वो इतना अंदाज़ा लगा लेता कि वो भी खुश हो रही है इन बातों से। वो उसकी मेंटालिटी से खेल रहा था, इन बातों का उसको अंदाज़ा हो चुका था कि शौहर उसको टाइम नहीं दे रहा। और जब शौहर की उसकी बुराइयां करता तो वो भी आगे से कहती, हाँ वो मुझे टाइम नहीं देते। तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि शौहर इसको टाइम नहीं दे पा रहा, यहीं से ही इसको मैंने कैश करना। और उसने कैश करना शुरू कर दिया। बातें होती रही, टाइम का पता ही ना चला। तो लेकिन अब घर में ये हालत शुरू हो गई थी कि अब शौहर इरफान ज़ेबी से कहता कि तुम कहाँ गुम हो, तुम्हारा फ़ोन जब भी करें बिजी होता है, तुम टाइम नहीं दे रही, कहाँ बिजी होगी हो। तो वो कहती है, मैं बिजी होती हूँ, कभी दोस्त के साथ बात करती हूँ, मेरी रूटीन ऐसी है, ये शोबा ऐसा है। तो फिर आगे से चुप हो जाता। अब ज़ेबी अपने बच्चों और शौहर को बहुत कम टाइम दे रही थी, उसका ज़्यादा टाइम उस चैट पे गुजर रहा था जो फेसबुक पे चल रही थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ, 4-5 दिन उस लड़के की राब्ता नहीं हो सका। वो परेशान सी हो गई कि उसको क्या हुआ है। अब उसके साथ उसकी मोहब्बत का सिलसिला नहीं था, लेकिन शायद वो उसकी केयर करना शुरू हो गई थी। जब 4-5 दिन के बाद उससे राब्ता हुआ तो उसने उससे पूछा क्या हुआ। तो वो आगे से रोना शुरू हो गया कि मैं इस वक्त ग्रीस में हूं, जिस मुल्क से आया हूं, अपने माँ बाप को ये कह के आया हूं कि यहाँ के आके पैसा कमाऊंगा और बहन की शादी के लिए पैसा भेजूंगा। अब बहन की शादी सर पे आन खड़ी है और भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़ेबी भी परेशान सी हो गई, उसको कहा चुप करो, रो मत, मुझसे जो हो सका मैं तुमसे करूंगी। वो इस तरह रोया और इस तरह की उसकी बातें की कि उसने कहा तुम दुखी मत हो। उसने कहा मेरा बाप शादी की तारीख तय कर चुका है और अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो मेरा बाप मर जाएगा, मेरी माँ मर जाएगी, मेरा घर लुट जाएगा। उसने इस तरह की बातें की कि उसको पता था कि उसका दिल दुखी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दुखी उसने कहा मुझे राब्ता और नंबर दो, जो पैसे 7-8 लाख हैं वो मैं भेज देती हूँ और कोड तुम्हें भेज दूंगी, तुम उनको लिखवा देना। और ऐसा ही हुआ, उसने पैसे उसके मुल्क में भेज दिए और कोड उसको लिखवा दिया कि उनको बता दो ये पैसे हैं। जैसे ही उसने उसको पैसे भेज दिए ज़ेबी ने उसको, तो उस लड़के ने
इतना और तारीफ़ें की, इसलिए कहा मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी ज़बरदस्त लड़की से मेरी शादी हो सके, काश मैं तुमसे शादी कर सकूं, काश मैं यूं कर सकूं, तुमसे अच्छी, तुमसे खूबसूरत, तुमसे ये, ऐसी तारीफ़ें की कि वो फिर चुप करके सुनती रही। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने जब राब्ता किया ज़ेबी से तो कहा, आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं रहता कहां पे हूं, ग्रीस में। उसने कहा ठीक है, कैमरा ऑन करो। जब उस लड़के ने कैमरा ऑन किया तो उसने दिखाया एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर 9 लड़के वहां पे रहते थे, और कंटेनर की जो एंड थी कोने के अंदर गैस का एक चूल्हा सा रखा होता है, नीचे सिलेंडर सा होता है, उसका स्टोव सा होता है, वो रखा हुआ था, वो चूल्हा और कुछ खाने पीने का थोड़ा सा सामान पकाने वगैरह के लिए। और जिन कपड़ों में वो बैठा हुआ था वो इंतहाई फटे पुराने, इतने गंदे कपड़े थे जैसे जंगल से आया हुआ कोई शख्स फटे पुराने कपड़े पहन के आया हुआ। और जो लटके हुए भी थे वो देख के एकदम डर सी गई कि ये तुम कहां पे हो। उसने कहा मैं इसी तरह ही रहता हूं, मेरे साथ 8 लड़के और हैं, हम 9 लोग यहां इसी कंटेनर में ही जिंदगी गुजारते हैं। उसने कहा उसकी वजह क्या है। उसने कहा हम जिस तरीके आए हैं उसको डंकी कहते हैं। उन्होंने कहा डंकी क्या होती है। तो उसने उसको किस्सा सुनाया उस डंकी का, जो मैं आप लोगों को सुना चुका हूं 2 पार्ट डंकी के, और मैंने आपसे कहा है आगे आप कहेंगे तो आपको आगे कंटिन्यू करके भी सुनाऊंगा आपकी फरमाइश पे। आज उसी डंकी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। जो डंकी वाले पहुंच जाते हैं आगे क्या होता है, वो है आज की कहानी। उसने कहा इस अंदाज में हम डंकी लेके आते हैं। मेरे बहुत सारे लोग इसी तरह एजेंट के जरिए मुल्क से ग्रीस पहुंचते हैं, और उसके बाद वो इतने पैसे माँ बाप को भेजते हैं कि मेरे माँ बाप ने भी कहा कि हम गरीब हैं, खाने को कुछ नहीं है, थोड़ी सी जो ज़मीन है गिरवी रख के मैं भी पैसों का, बाप ने कहा बंदोबस्त करता हूँ, तुम भी बाहर जाओ वहाँ से कमाओ, हम भी अमीर हों, हमारा भी बड़ा घर हो, ये हो वो हो। और बाप ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के 3 लाख रुपए पैसों का बंदोबस्त किया। और ये लड़का किस मुल्क से था ये भी मैं नहीं बता रहा, या जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो फर्जी होगा। उसके बाप ने उसको 3 लाख रुपए दिए और उसने एजेंट को दिया, और एजेंट ने वही जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, क्वेटा से आगे बॉर्डर क्रॉस करते हुए, पैदल चलते हुए, जिंदगी और मौत से लड़ते 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 लड़ते, जिस तरह मैंने आपको डंकी की कहानी सुनाई थी, ये पहुंचे ग्रीस। अब पहुंच तो गए, लेकिन उसने कहा क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी बेस पे हमें काम मिल सके, तो इसलिए हम काम नहीं कर सकते। तो उसने कहा खाते पीते कैसे। उसने कहा कोई अल्लाह का बंदा यहाँ पे अगर तरस खा के कुछ खाने को दे देता है तो वही खाते हैं, वरना भूखे ही रहते हैं हम। उसने कहा मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ, फौरी तौर पे अपने लिए जूती दो, तुम नंगे पाँव हो, अपने लिए कपड़े लो, तुम्हारे कपड़े बहुत फट चुके हैं। उसने कहा हम जितने भी लड़के यहाँ पे रह रहे हैं हम मिल बांट के खाते हैं, जिसको भी कुछ मिलता है वो दूसरे को भी दिलता है। अगर मुझे आप कपड़े दिलवा रही हैं तो मेरे 8 साथियों को भी कपड़े और जूते दिलवाएं। तो उसने कहा कहाँ पे पैसे भेजूं। उसने बताया कि वो दुकानदार है, वो हमें जानता है, आप उधर भेज दें। और इस तरीके उनका आपस में तय हो गया। ज़ेबी ने पैसे भेजे उस पर तरस खा के कि एक इंसान, कुछ 9 लोग कंटेनर में इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके फटे कपड़े, वो आज भी एक इंसानियत की केयर कर रही थी। और जब पैसे मिल गए तो वो जूते और जब कपड़े लेके आया तो उसने सब जूते और कपड़े ज़ेबी को दिखाए कि ये देखो ये उसके लिए लाया हूँ, ये वो लेके आया है, ये वो लेके आया, ये देखो मैंने अपने लिए जूते दिए। उसको दिखाता वो बाकायदा कैम ऑन करके कि मैंने तुम्हारे कहने पे कपड़े और जूते भी ले लिए हैं। अब ज़ेबी से जितना भी हो सकता वो उसकी मदद करती रहती। वो ज़ेबी को अब अपनी कहानियाँ सुनाता कि कितनी मुश्किल से वो पहुँचा और उसने क्या क्या काटी है। और उसने कहा ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे चोर सिपाही की कहानी बहुत चलती है, सियासी पनाह लेने वाले भी बहुत आते हैं, हमें बाहर निकलते ही बहुत डर होता है, खुदारा मुझसे शादी कर लो, मुझे अपने पास बुला लो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का बेहतरीन एक बाप बनूंगा, तुम्हारा बहुत अच्छा शौहर, तुम्हारे पाँव धोने वाला, तुम्हारे पाँव धो धो के पीने वाला शौहर बनूंगा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। वो इस तरह की बातें मुसलसल करता और वो सुनती और चुप हो जाती। एक दिन उसने उसको बताया कि अक्सर हम पहले अपना इस तरह गुजारा करते थे कि क्लबों के बाहर लड़के और लड़कियां जब ड्रंक होकर शराब पी के धुत हो जाते थे और उनको अपना होश नहीं होता था, और जब वो बाहर निकलते थे
तो हम 3-4 की टोलियों में लड़के खड़े होते थे, और जब हम देखते थे एक दूसरे को इशारा कर देते थे कि बाहर निकलने वाला या निकलने वाली बिल्कुल नशे में मस्त है, तो वो हमारा शिकार होती थी। हम उस पर हमला कर देते और इतनी तेज़ी के साथ हमला करते कि उसकी घड़ी, उसकी जैकेट, उसका पर्स, वॉलेट, सब कुछ हम लेते और भाग जाते। और यही हमारा गुजर बसर था। वरना हम देखते रहते कि कोई दुकानदार हमारी मदद कर दे। काम हमें कोई भी नहीं देता, क्योंकि यहाँ का कानून है, जो भी किसी गैर कानूनी बंदे को, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागजात नहीं है, और उसको काम दे देगा, तो उस दुकानदार को भी बहुत बड़ा जुर्माना होगा, और उसको तो सज़ा और जुर्माना होगा ही होगा। इस वजह से खौफ के मारे कोई भी किसी को काम नहीं देता था जब तक आपके पास कागज़ ना हो। तो उसने कहा हम इस तरह गुजारा करते हैं। वक्त गुजर रहा था और वो अक्सर सोचती थी कि मैं कैसे इसकी मदद कर सकूं। वो उसके बारे में बहुत दुखी थी। वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, और आज उसको एहसास हुआ था कि कोई उससे सचमुच में प्यार करने वाला है, क्योंकि जितनी भी उनके बीच में बातें होती थीं, वो एक ऐसा राबता, ऐसा जरिया बन चुका था, क्योंकि वो फेसबुक से शुरू होने वाला जो जरिया था, जो बाद में मोबाइल में शिफ्ट हो गया। इन लड़कों के पास मोबाइल तो होते हैं, और डंकर की जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उसमें आगे भी जो मैं अगर कहेंगे तो कहानी सुनाऊंगा, तो इनका कुल सरमाया क्या होता है। ये लड़के जो बाहर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं एजेंट या जिनके ज़रिए गए होते हैं, इनके एक मोबाइल इनको वो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नेट भी अवेलेबल होता है, कि ताकि अपने घर वालों से राब्ते में रह सकें। ये सिर्फ सहूलत मिलती है इनको बाहर पहुँच के, और कुछ भी नहीं। बाकी इनको छोड़ दिया जाता है इनके हाल पे। तो उस मोबाइल पे बैठ के चैट करते हैं, और लोगों से किस तरह राब्ता करते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूं। अब ज़ेबी के घर की सूरत हाल ये थी, शौहर इरफान जो उससे कभी प्यार करता था, जिससे ज़ेबी लड़ती थी कि वो मुझे टाइम नहीं देता, अब शौहर इस बात पे अजीब सा था कि ज़ेबी ना ही बच्चों को टाइम दे रही है, ना ही शौहर को टाइम दे रही है। जब भी देखो उसका फ़ोन बिजी होता है, जब भी देखो वो मसरूफ़ होती है। वो कंप्रोमाइज़ तो कर रहा था कि उसकी जॉब ऐसी है, लेकिन फिर भी वो उलझ सा जाता कि ज़ेबी तुम्हें हो क्या है। मियाँ बीवी जब लड़ते तो अब हालत घर की ये हो गई थी कि बच्चे सहम से जाते, और दोनों, उसका बेटा और बेटी, बाकायदा तौर पे अपने कमरों में बंद होना शुरू हो गए थे। माँ बाप को अक्सर लड़ता झगड़ता देखते थे, क्योंकि ज़ेबी जब इरफान से शादी करके यहाँ पे आई थी, तो उस वक्त इरफान के माँ बाप अलग घर में रहते थे और ज़ेबी अलग घर में रहता था। वो जो माँ बाप की तरह सास ससुर थे, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते थे, लेकिन अब इनकी एक अलग लाइफ शुरू हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, तो अब मिलना जुलना बहुत कम था। ज़ेबी वैसे भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, अपने शोबे में इतना बिजी होती थी कि सास ससुर बहुत कम इनके घर आते थे, और जब कभी मुलाकात होती ज़ेबी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती, वो भी उसी तरह प्यार से मिलते। लेकिन इरफान गिला नहीं करता था माँ बाप के सामने कि ज़ेबी मुझे टाइम नहीं देती। माँ बाप के सामने वो यही शो करवाते थे, दोनों मियाँ बीवी, इरफान और ज़ेबी, कि हम दोनों खुश हैं। लेकिन असल में दोनों लड़ रहे थे। उनकी बोल चाल भी आपस में कम हो चुकी थी। कभी कभी खुश होते, मूड अच्छा भी होता, लेकिन फिर कभी ना कभी लड़ाई हो जाती। इस दफ़ा इरफान ने प्रोग्राम बनाया कि छुट्टियां आ रही हैं, तो मैं छुट्टियों में प्रोग्राम बना रहा हूं कि आपको घुमाने किसी मुल्क में ले जाऊं। ज़ेबी ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि इस दफ़ा हम ग्रीस देखें। शौहर बज़िद था कि ग्रीस में क्या देखना है, वहाँ पे क्या देखने वाली है, वहाँ पे तो चोर सिपाही वाली लड़ाई। वो नहीं चाहता था कि वो ग्रीस जाए, वो एक दूसरे मुल्क जाना चाहता था। लेकिन ज़ेबी के आगे मजबूर हो के, ज़ेबी की ज़िद्दी, एक उसकी जो आदत थी वो ज़िद्द वाली थी ज़ेबी के अंदर, वो सारे घर वाले जानते थे, और यही हुआ, उसकी ज़िद्द के आगे वो भी खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है, तुम अगर इतना ज़िद्द कर रही हो तो ओके, ग्रीस ही चलते हैं। वो लोग ग्रीस पहुंचे, घूमे फिरे, और जब वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए तो वहाँ पे ज़ेबी ने एक मंज़र देखा जो अजीब व गरीब सा था। काफ़ी लड़कों को पुलिस वालों ने मुर्गा बनाया हुआ था और उनको बाकायदा डंडों से मार रहे थे। वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। 2-3 जगहों पे उसने जब ऐसा देखा तो एक जगह पे उसने अपने शौहर से पूछा, इरफान से, इरफान ये क्या हो रहा है, क्यों इन बेचारों को इस तरह मुर्गा बनाया हुआ और क्यों इनको इस तरह डंडों से मार रहे हैं। तो वहीं पास खड़ा हुआ एक दुकानदार बोला, ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क में दाखिल हुए हैं, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
और यहाँ पे ये चोरियाँ चकारियाँ करते हैं, लोगों के पर्स छीन लेते हैं और लोगों के साथ इस तरह करते हैं। इसलिए पुलिस के जब हत्थे चढ़ देते हैं तो पुलिस इस तरह उनको मुर्गा बना के डंडे मारती है और उसके बाद उनको भगा देती है। ये सूरत हाल देखनी थी कि ज़ेबी बहुत ही दुखी हो गई। उसके जहन में वो लड़का बार बार आ रहा था जो कंटेनर में रह रहा था उन लड़कों के साथ, जो फटे हुए कपड़ों से नए कपड़े तो पहन चुका था, जूते भी नए पहन चुका था, खाने को भी उसको मिल गया था। लेकिन आज भी ज़ेबी जो सोच रही थी कि वो सच कहता है, उसकी हर बात सच है, कि उसके साथ भी यही होता होगा, उसको भी इसी तरह रोडों पर मुर्गा बना के इस तरह डंडों से मारा जाता होगा। उसका दिल दुखी सा हो गया। उस ट्रिप को वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकी और जब वापस वो जर्मनी पहुंचे तो उसने उसको फ़ोन किया और उससे कहा, तुम क्या जर्मनी आ सकते हो? उसने कहा, अगर पैसे का बंदोबस्त हो जाए तो मैं बिल्कुल पहुंच सकता हूं, क्योंकि पैसा एक ऐसी ताकत है जिससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। उसने कहा, कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा, इतने पैसे लेगा, एजेंट से मैं बात करके बताता हूं। उसने एजेंट से बात की, उसने बताया इतने पैसे लगेंगे, मैं जर्मनी आ सकता हूं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूं, तुम जर्मनी आ जाओ और यहां पे मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए सियासी पनाह का इंतज़ाम कर सकूं, तुम्हारे रहने का, इस तरह कोशिश करूंगी कि तुम्हारा लीगल हो जाए, तुम्हारे कागजात बन जाए। उसका मकसद उसकी हेल्प करना था और उसने उसको पैसे भेजे और ऐसा ही हुआ। एजेंट के ज़रिए वो जर्मनी भी पहुंच गया। वहीं पे उसने उसके लिए एक हॉस्टल में उसके रहने का बंदोबस्त किया कि इज्जत के साथ वो हॉस्टल में रहे और वो उसको जितनी भी ज़रूरियात के लिए जो पैसे और चीज़ें चाहिए थी वो भी उसने उसको प्रोवाइड कर दी। अब उसके दिल को एक सुकून था ज़ेबी को कि मैंने कम से कम एक इंसान की ज़िंदगी में इतना कर दिया है कि बेसुकूनी से उसको एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले आई हूँ जिससे वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके, ना कि रोडों के ऊपर खड़ा होकर वो डंडे खाए, जेलों में जाए और इस तरह की जो उसने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं। क्योंकि उसको बताता था कि मेरे माँ बाप आज भी दुखी हैं, जो उन्होंने मुझे 3 लाख रुपया देना था कर्ज़े का, आपने शादी का तो भेज दिया, अभी कर्ज़े वाला मैंने वापस नहीं किया, जो उन्होंने ज़मीन गिरवी रख के दिया था। और वो रोना शुरू कर देता। जब उसको रोता देखती तो वो दुखी हो जाती और उसको रोता देख के उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती। आज वो सुकून में थी कि चले, मैंने उसकी ज़िंदगी का इतना बंदोबस्त कर दिया है कि यहाँ इज़्ज़त से रह सकेगा, कागज़ भी उसके बन जाएंगे, सियासी पनाह उसको मिल जाएगी और उसके बाद कम से कम अपने माँ बाप का खर्चा उठा सकेगा, उनको पीछे पैसे भेज सकेगा। एक दिन ज़ेबी को जब शाम के टाइम 6 बजे अपने ऑफिस से उसने छुट्टी की और जैसे ही अपनी गाड़ी के करीब पहुंची तो देखा वो लड़का सूटेड वूटेड वही तैयार होके हाथ में सिगरेट पकड़े उसकी गाड़ी के करीब खड़ा है। वो एकदम से चौंक गई कि तुम कैसे? पता तो था वो चीज़ें अपनी उसके साथ, वो जिस तरह बातें शेयर करता था तो वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ, घर का एड्रेस, जहाँ पे वो काम करती थी, क्योंकि एक ऐसा सिलसिला बातों का चल चुका था कि इतना अरसा जब सिलसिला रहे तो आप दोनों को एक दूसरे की हर चीज़ का पता होता है। सो इसलिए पहुँच गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था। वो इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई, कोई देख तो नहीं रहा। उसके अंदर खौफ आ गया। पहली दफ़ा ऐसा था वो किसी अनजान लड़के से मिल रही थी। अनजान तो वो नहीं था, उसको बहुत अच्छी तरीके जानती थी, लेकिन क्योंकि सामने खड़े होकर मिलना जो था, प्रैक्टिकली मिलना, वो ऐसा नहीं सोच सकती थी। वो घबरा सी गई। उसने कहा, वापस जाओ। उसने सिगरेट का लंबा सा कश लिया, धुआं हवा में छोड़ा और कहा, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी रातों का चैन तुम हो, मेरे दिल का करार तुम हो, मेरी मोहब्बत तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। खुदारा मुझसे शादी कर लो, मैं अब नहीं रह सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम सही हसीन लड़की। और उसने फिर तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। साइकोलॉजिकली, मेंटली उसको फिर अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। जैसे कैसे उसको समझा के ज़ेबी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम फिलहाल अपने हॉस्टल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो, इस तरह मत करना और यहाँ दोबारा मत आना। ज़ेबी के कहने पे वो चला गया। लेकिन ये बात अब ज़ेबी के दिल में खौफ की अलामत बन गई थी कि मैंने उसकी मदद की, इंसानियत की केयर की, एक इंसान की मदद की, लेकिन वो तो मेरे ऑफिस आ गया, मैं क्या करूं? उसने यही बात अपनी सहेली को, एक जिसको बताई, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उस सहेली को बैठ के उसने शुरू से लेके एंड तक सारी बात बता दी कि मैं बहुत परेशान हूँ, शौहर के साथ लड़ाई पीक पे जा चुकी है और ये सारे हालात हो चुके हैं। मेरा मतलब गलत नहीं था या मैं गलत नहीं थी, मैं एक इंसान की मदद करते करते वो खुद भी उलझी हुई थी, क्या कहना चाह रही थी क्या नहीं, लेकिन वो एक डरी हुई थी कि मैं क्या करूं। तो दोस्त ने कहा, जो उसकी सहेली थी जिसने मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने कहा तुम्हें अपने शौहर को बता देना चाहिए, इरफान को सारी बात बता दो। उसने कहा नहीं, इरफान गुस्से का बहुत तेज़ है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो उसने कहा ज़ेबी, लेकिन तुम बहुत गलत कर रही हो,
जिस ट्रैक पर तुम चल पड़ी हो तुम ऐसी लड़की नहीं हो, सब जानते हैं। तुम एक अच्छी माँ भी हो, अच्छी बीवी भी हो, अच्छी बेटी भी थी शादी से पहले, तुम ऐसी नहीं हो। तुम्हें उस लड़के ने जकड़ लिया हुआ है, वो तुमसे खेल रहा है, वो तुम्हारी तारीफ़ें कर करके तुम्हें उसको हिलने नहीं दे रहा। ऐसा मत करो, शौहर को बता दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं खौफ में हूँ, मैं अपने शौहर को बताऊँगी तो मेरा घर तबाह हो जाएगा, मैं शौहर को नहीं बता सकती। फिर उसने पाकिस्तान कॉल करके अपनी बहन को कॉल की। मैंने पहले भी आपको शुरू में कह दिया था, नाम मुल्क ये सारे मैं फ़र्ज़ी बता रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं रहता हूँ इसलिए मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया है, लेकिन ये फ़र्ज़ी मुल्क है, उसका मुल्क पाकिस्तान नहीं था, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा। उसने पाकिस्तान अपनी बहन को कॉल करके कहा कि ये मामला है और मैं इस तरह उलझ गई हूँ, क्या करूँ। तो उसकी बहन ने कहा तुम बहुत गलत ट्रैक पर हो, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने कहा मैं इरफान से डरती हूँ, इरफान खफा हो जाएंगे। और उसकी बहन ने भी उसको काफ़ी समझाया। अब जेबी भी अंदर से डरी हुई थी लेकिन वो चुप हो गई। लेकिन अब ऐसा होने लगा कि वो लड़का अक्सर उसके क्लिनिक के बाहर आ जाता, वो उसको समझाती और उसको कहती इस तरह मत आया करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। और वो यही कहता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और इस तरह की बहुत सारी वो इस तरह की बातें करता। जेबी खुद भी अब अंदर से उलझ चुकी थी कि क्या मैंने गलत किया है या क्या मैंने सही किया है। लेकिन एक बात हो चुकी थी, वो लड़का अपनी चिकनी चौड़ी बातों से जेबी के दिलो दिमाग में ये बात बिठा चुका था कि इरफान तुम्हारा एक अच्छा शौहर नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, वो तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, उसको तो तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। तुम जैसी खूबसूरत, तुम जैसी हसीन, तुम जैसी लविंग केयरिंग बंदी के लिए खुशकिस्मत वो अपने आप को समझे और तुम्हें टाइम दे, वो तुम्हें टाइम नहीं देता। तो जेबी के दिल में भी अपने शौहर के लिए अजीब सी जज्बात पैदा हो चुके थे। वो अपने आप को अंदर से टटोलती तो उसको महसूस होता वो शायद अपने शौहर से प्यार नहीं करती। अब उसके दिल में अपने शौहर के लिए प्यार नहीं है। इरफान अब उसको अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो जो अक्सर उसके पास आ जाता था, जब वो एक दिन दोबारा अपने ऑफिस से बाहर निकली तो वो गाड़ी के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा मैं तुम्हें मना किया है, तुम फिर क्यों आ गए हो? जब तक तुम्हारे कागजात नहीं बन जाते, मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो जाता तुम्हें मैंने मना किया है बाहर निकलने से, और स्पेशली यहाँ आने से तुम्हें कहा है ज़्यादा टाइम हॉस्टल में गुजारो, तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें लेके दे देती हूँ, उस पर बैठ के टाइम गुजारो, बाहर मत निकलो। मेरे लिए भी परेशानी क्रिएट कर रहे हो और तुम्हारे लिए भी परेशानी बन सकती है। अभी तक तुम लीगल तरीके से नहीं हो, जब तक तुम लीगल नहीं आते, मेरी इतना मना करने के बावजूद क्यों मेरी बात को नहीं सुन रहे हो? उसने कहा मैं आज असल में तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं ना आता, तुमने मुझे समझाया था, लेकिन बात बड़ी अहम है, इतनी ज़रूरी है कि मुझे मजबूरन आना पड़ा है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। उसने कहा लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने कहा हाँ लास्ट टाइम है, आज मैं आया हूँ, उसके बाद नहीं आऊँगा, जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगा, लेकिन आज मेरी बात सुन लो प्लीज़, आखिरी दफ़ा मेरी बात सुन लो, जो कुछ ज़रूरी है जो तुमसे मैं कहना चाह रहा हूँ। उसने कहा बैठो गाड़ी में। उसने उसको गाड़ी में बिठाया और दोनों चल पड़े। वो अपने घर की तरफ रवाना थी, घर तक पहुंचना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि इसकी बात सुनते सुनते जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो इसको खुदा हाफिज़ करके भेज दूंगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। और जब वो गाड़ी में बैठा तो आज वो इतना इमोशनल था, कुछ ऐसी प्लानिंग करके आया था, कुछ ऐसी बातें सोच के आया था, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिख के आया था कि आज उसने शुरू किया बोलना कि मैं वाकई बहुत जुनूनी हो गया हूँ। हमेशा जो बोलता था आज इमोशनल होके बोल रहा था, आंसू उसके रुक नहीं रहे थे और वो जज्बाती होके बोला जा रहा था कि मैं अब नहीं एक पल भी तुम्हारे बगैर रह सकता ज़ेबी, मैं बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। आज मैं इसलिए आया हूं कि अब मैं ख़ुदकुशी करने वाला हूं, क्योंकि मुझसे अब इस तरह रहना बर्दाश्त नहीं होता कि मैं ज़ेबी के बगैर ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी ज़िंदगी तुम हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में होगी तो मैं ज़िंदा रहूँगा, वरना अपनी ज़िंदगी मैं ख़त्म कर लूँगा। मुझे अब और कुछ नहीं नज़र आ रहा। आज मैं आखिरी दफ़ा आया हूँ ज़ेबी, मेरी बन जाओ, मेरी बन जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद वो ऐसा रोता रहा। वो गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद उसको दिलासा देती रही और उसका घर आ गया। जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पे एक पार्किंग की जगह बनी हुई थी जहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क करते थे। वहाँ पे गाड़ी उसने पार्क की और जब गाड़ी रोकी तो उसने वो जो हिचकियाँ ले रहा था, शदीद रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। आज उसके रोने से और उस पूरी
जो उसका सिचुएशन थी, इससे लगता था कि वाकई ये खुदकुशी कर लेगा। और वो सारा कुछ देखती आ रही थी, वो भी अंदर से दुखी हो चुकी थी। वो इस इंतज़ार में थी कि गाड़ी रोकूं गैराज के बाद, गाड़ी रोकूं कार पार्किंग में, और इसके बाद मैं इसको दिलासा दूं। तो वो एंड तक इतना पीक पे रो रहा था कि उसको मजबूरन उसने उसको गले लगाया और उसको चुप कराना शुरू हो गई कि रो मत, क्या कर रहे हो, तुम्हें खुदकुशी की ज़रूरत नहीं है, रो मत। वो उसको इस अंदाज में दिलासा दे रही थी, चुप करा रही थी। उसका मकसद शायद ऐसा ही था कि ये बहुत डिस्टर्ब है, मैं इसको रिलैक्स करूं, मैं इसको नॉर्मल करूं। या खुदा की करनी ऐसे हुई कि उसी लम्हे इरफान ने भी आके गाड़ी वहीं पे पार्क की, और जब वो उतरा तो उसकी निगाह उस गाड़ी पे पड़ी जो उसकी बीवी की गाड़ी थी, और उसने देखा गाड़ी के अंदर ज़ेबी भी मौजूद है। और जैसे ही वो गाड़ी के करीब गया तो ये मंजर देख के हक्का बक्का रह गया। उसके कदम जहीं पे थे वहीं पे ही उसके कदम रुक गए कि ज़ेबी ने किसी लड़के को गले लगाया हुआ था। वो बिल्कुल गाड़ी के करीब, जल्दी से गाड़ी के करीब गया, जज्बाती अंदाज में उसकी सांस उखड़ सी गई, दिल की धड़कन तेज सी हो गई, और वो इतना अजीब सा हो गया कि ये मैं क्या, मेरी आंखें मंजर देख रही हैं। उसने शीशा नॉक किया तो ज़ेबी ने उस लड़के को गले लगाया हुआ था, उसने उसको पीछे हटाया और शीशा नीचे किया, और वो एकदम से धाड़ा, इरफान कौन है ये? तो उसने कहा, ज़ेबी बोली, ये दोस्त है मेरा। ये कहना था ज़ेबी का कि इरफान गुस्से से धाड़ा, बाहर निकलो तुम। उसी लम्हे उस लड़के ने दरवाज़ा खोला और वो भाग गया। नहीं सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया। उसी लम्हे ज़ेबी ने दरवाज़ा खोला और जब बाहर निकली तो इरफान का स्टाइल ऐसा था, उसने हाथ इस तरह किए हुए थे जैसे वो ज़ेबी का गला दबाना चाहता हो। और उस लड़के ने जैसे ही देखा कि वो उसका शौहर है, उसके गले दबाने की तरफ जा रहा है, तो उस लड़के ने उस वक्त दौड़ लगा दी और भाग गया, क्योंकि वो उस सिचुएशन को और जिस कंडीशन में इरफान सामने खड़ा था, जज्बाती था और कांप रहा था, और जितना गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी, और जैसे वो गर्दन दबाने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो समझ गया था कि उसका शौहर ने देख लिया है और अब इसको मार देगा। ये देखना था उस लड़के का कि उसने दौड़ लगा दी। और जैसे ही वो गले दबाने के लिए ज़ेबी के आगे बढ़ा तो ज़ेबी ने कहा, रुक जाओ, तुम अपने मुल्क में नहीं हो, तुम जर्मनी में हो, और यहां का कानून जानते हो। अगर तुम मेरी गर्दन दबाने की कोशिश करोगे, तुम्हें पता है यहां की क्या सजा है। तुम ईरान में नहीं हो कि तुम इस तरह मेरी गर्दन दबा दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जर्मनी है, रोको अपने आप को। और उसी लम्हे इरफान को भी एहसास हो गया कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ईरान में नहीं हूं। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त, क्या मतलब है इस बात का तुम्हारा? उसने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है, और मैं तुम्हें क्लियर कह देती हूँ इरफान, मैं अब तुमसे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए केस कर देती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहती, तुम्हें मेरे दोस्त से प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं। तो इरफान को एकदम एहसास हो गया कि ज़ेबी उससे बहुत दूर जा चुकी है और फ़ौरन जो रिश्ते की ख़त्म करने की बात कर रही है, तो इसका मतलब है ये अभी से नहीं है, बहुत पुराना है। जो वो गुस्से में था, जो उलझा हुआ था, वहीं पे रुक सा गया। तो उसने एकदम कहा, लेकिन मैं बच्चे अपने पास रखूंगा। बेटा तुम रख लेना, बेटी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ज़ेबी बोली, नहीं, बेटी भी और बेटा भी मैं अपने पास रखूंगी और तुमसे इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। तो वो समझ गया कि इस तरह दोनों बच्चे भी इसके पास चले जाएंगे, और जिस डगर पे ये चल पड़ी है, जिस राह पे ये चल पड़ी है, ये मेरा या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। तो वो कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद कहा, क्या हम समझौता कर सकते हैं? ज़ेबी ने कहा, क्या? उसने कहा, इस मुल्क में आप शौहर भी रख सकते हैं और दोस्त भी। तो अगर तुम इस रिश्ते को ना ख़त्म करो, हम इकट्ठे रहते रहें, ठीक है, तुम इसको दोस्त भी रख लो, कम से कम मेरे बच्चे तो मुझसे अलग नहीं होंगे। ज़ेबी ने कहा, हाँ, मैं अपने बच्चे खुद से भी अलग नहीं कर सकती, इसलिए ठीक है, मुझे ये गवारा है कि हम इकट्ठे रहते हैं और मैं अपने दोस्त से भी मिलती रहूँगी। और उसके बाद ऐसी लाइफ एक शुरू हुई कि अब वो लड़का इनके घर आता, बाकायदा बैठता, इनके साथ खाना खाता, और इरफान का रवैया भी
मजबूरन उसके साथ दोस्ताना था। वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। उसको लॉ पता था कि अगर ये अलग हुई तो बच्चे इसके पास चले जाएंगे, एज ऐसी है। तो अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मजबूर होके उस लड़के को भी अपने घर में बर्दाश्त करता। अब वो अलल ऐलान आता, उसके ज़ेबी के क्लिनिक भी जाता और उनके घर भी आता। अक्सर उसका आना जाना रहता। वो अपने आप को इस तरह ही समझ रहा था जैसे ये उसी का ही घर हो। और एक दिन इरफान ने कहा, छुट्टियां आ चुकी थी, बच्चों और बीवी को सामने बैठा हुआ देख के कहा, मैं सोच रहा हूं इस दफ़ा क्यों ना, काफ़ी अरसा हो गया है पाकिस्तान गए हुए, पाकिस्तान चलते हैं। बच्चों ने फौरन खुशी से नारा लगाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वहां चलते हैं। तो ज़ेबी जो कुछ देर खामोश थी, बच्चों को इतना खुश देख के कही, अगर बच्चे वहां जाना चाहते हैं तो ठीक है, वहीं चलते हैं। और फिर उसके बाद पैकिंग तैयारियां शुरू हो गई कि ये छुट्टियां हम इस दफ़ा पाकिस्तान गुजार के आएंगे। सामान पैक हुआ और उसके बाद जब वो जाने का टाइम हुआ तो वो लड़का भी वहाँ आ पहुँचा और उसने कहा, मेरी जान ज़ेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जा रही हो, मैं बहुत उदास हो जाऊंगा, हॉस्टल में कैसे रहूंगा, मैं कैसे गुजारूंगा। तो एक काम करो, तुम अपने घर की चाबियां मुझे दे जाओ, ताकि जब भी मेरा दिल उदास होगा मैं इस घर में आऊंगा और रहूंगा, तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ज़ेबी ने कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी की चाबी भी तुम रख लो और ये घर की चाबी भी तुम रख लो, जब भी तुम्हारा दिल करे यहाँ पे आ जाना। उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाया करूँगा। उसके बाद चाबियां गाड़ी की और घर की उसको दे के वो लोग एयरपोर्ट पे रवाना हुए और सफ़र तय किया, पहुंचे अपने मुल्क। सब मिले, घर वाले, फैमिली, रिश्तेदार, परदेसी। जब बाहर के लोग आते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही था, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। 2-3 दिन बड़े खुशियों भरे गुजरे और तीसरी रात इरफान के एक दोस्त ने एक पार्टी रखी हुई थी, उसमें उनको भी इनवाइट किया कि वो भी उस पार्टी में आए। फार्म हाउस के अंदर ये पार्टी अरेंज की गई थी। ज़ेबी, इरफान और उनका बेटा तीनों उस पार्टी की तरफ रवाना हो गए। जो बेटी थी उसको नाना नानी के पास छोड़ा। बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था, सारे दोस्त आए हुए थे, पुराने दोस्त आपस में मिले, सब हंसी मजाक, खुशी, गपशप सब कुछ हुआ। खाना शाना खाया गया, खूब हल्ला गुल्ला हुआ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोस्त जब जाने शुरू हो गए तो काफ़ी लोगों ने, खुशी का समा था, किसी जश्न की तैयारी थी, जश्न कोई था जो मना रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे असला भी लेके आए थे और वो फायरिंग कर रहे थे। वहीं पे वो जो उनका बेटा था वो बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा, पापा मैंने भी गन चलानी है। तो बाप ने एक दोस्त से पिस्तौल मांगा और कहा, मैं अपने बेटे को भी थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। बेटा बहुत खुश था कि मैं भी इसको चलाऊँ। बाप ने उसके हाथ में पकड़ाया पिस्तौल और उसको निशाना लगाना, चलाना नहीं सिखाना चाहता था, उसको सिखाना चाहता था कि निशाना कैसे लगाते हैं। और उसको वो इधर उधर करके निशाना लगाना सिखा रहा था। वहीं पे ज़ेबी खुश हो रही थी कि बाप अपने बेटे को निशाना लगाना सिखा रहा है। उसने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। दोनों बाप बेटे के प्यार देख के बाकी लोग भी इस तरह तर 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 गोलियां चला रहे थे और आप बाप बेटा भी निशाना ले रहे थे। वहीं पे जहां ज़ेबी सामने रिकॉर्डिंग कर रही थी, वहीं पे बाप ने जो अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था जिसमें पिस्तौल था और उसको निशाना बांधना सिखा रहा था, इस तरह हाथ घूमते 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 सीधा ज़ेबी की तरफ आया। और अभी ज़ेबी की तरफ आया ही था कि घोड़ा भी दबा दिया गया। ये इतना तेजी से सब कुछ हुआ कि वो जो निशाने का रुख किसी और सिमत में था, इतनी तेजी से ज़ेबी की तरफ आया और उसके बाद उसके अंदर से गोली निकली भी सही और सीधा जाकर ज़ेबी के दिल पे लगी। और ऐसा परफेक्ट निशाना था, ऐसा दिल पे गोली लगी कि उसी लम्हे ही ज़ेबी, जिसके हाथ में मोबाइल था, जो रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो मोबाइल उसके हाथ से गिरा। और मोबाइल का गिरना ही था कि जो उस मोबाइल के साथ ज़मीन पे धड़ाम से गिरी थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। और बेटा इस बात पे परेशान था कि शायद ये हरकत
उससे हो गई है, गलती से उससे घोड़ा दब गया है। लेकिन वहीं पे एक जुमला जब इरफान बोला तो बेटा उस जुमले को ना समझ सका, और वो जुमला ये था, हाँ ये जर्मनी नहीं है, ये मेरा मुल्क है। हाँ मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ सब कुछ कर सकता हूँ। ज़ेबी इस दुनिया से जा चुकी थी और इरफान जो अपनी आंखों से वहां पे देख चुका था, जिसको देखते देखते वो कुड़ता था, मरने वाला हो जाता था और इस बात पे रुक जाता था कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बेगैरत नहीं था। वो सोचता था कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं, मेरी बीवी जो बहुत अच्छी बीवी थी, बहुत लविंग केयरिंग प्यार करने वाली, वो किस ट्रैक पे चली गई है कि आज इस लड़के की खातिर मुझे कह रही, हाँ मैं तो मुझसे शादी ख़त्म कर दूंगी और बच्चे भी अपनी ले जाऊंगी। मेरा जुर्म क्या है, मैंने कौन सी गलती कोताही की है जो मेरी बीवी आज मेरे साथ इस तरह कर रही है। और जब वो ये बातें अपने अंदर सोचता था तो फैसला करता था, तो शायद वो उसी वक्त ही प्लानिंग कर चुका था कि हाँ मुझे अपने मुल्क जाना है। पाकिस्तान तो नहीं था उसका मुल्क, और मुझे अपने मुल्क जाके इसको बताना है, हाँ अपने मैं मुल्क में हूँ, जर्मनी में नहीं हूँ, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। और उसने किया। ज़ेबी इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह मियाँ के पास चली गई। माँ जब अल्लाह के पास गई तो फिर उसके बाद बच्चों ने कहाँ जाना था। आज वो बच्चे यतीम खाने में हैं, क्योंकि यहाँ के नेशनल नहीं हैं, उस मुल्क के नेशनल हैं। तो वो कौन सा वो प्रोटोकॉल तो बच्चों को बहुत देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ तो नहीं होते ना। जिन बच्चों के माँ बाप ना हो वो यतीम ही कहलाएंगे ना। जिसका बाप जेल की कोठरी में जा चुका हो, माँ मर चुकी हो और उनको उनकी हुकूमत वहाँ के इदारों में पाल रही हो, तो वो यतीमों के ही बच्चे कहलाएंगे ना। वो खुशियों भरा घर ज़ेबी, इरफान और उनके बच्चों का जो घर था, वो आज मातम वाला घर बन गया था। एक मर चुकी थी, एक को जेल हो गई थी और बच्चे यतीम खाने में। वो घर उजड़ चुका था, बर्बाद हो चुका था। मेरा आज आपसे सवाल है, मैं कहानी सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आज कहानी क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई, इस कहानी में कसूर किसका है? ज़ेबी की सत्ता कसूरवार। उस लड़के का तो सारे कह देंगे कसूर है ना, उसने तो एक टारगेट बनाया, उसको तो टारगेट था कि मैं एक औरत फंसाऊं और उससे शादी करूं। ज़ेबी कितनी कसूरवार है? ज़ेबी से कहां पे गलती हुई? ज़ेबी तो ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो केयर कर रही थी। या ज़ेबी का भी कसूर है? मैं खुद उलझ गया हूं, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मैंने फिर फैसला किया इस कहानी को मैं सुनाऊंगा यार। मैं क्यों सुनाऊंगा? मैं इसलिए सुनाऊंगा, खुदारा जो बाहर और लोग भी आज मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं उनको नसीहत मिलेगी। इस कहानी को आज सुनाने का मकसद ही यही था कि नसीहत मिले लोगों को। अपने घरों को मत उजाड़िएगा, हंसता बसता घर जहन्नुम बन जाएगा। बच्चे आज किसके पास हैं, किसके सहारे हैं? वो तबाह हो चुके हैं। जिन बच्चों के लिए माँ कह रही थी मैं तुम्हें नहीं दूंगी और बाप कह रहा था मुझे छोड़ो मत क्योंकि बच्चे मुझसे छिन जाएंगे, आज कहाँ हैं वो दोनों सोचने वाले? एक जेल में और एक मर चुकी है। आज कहाँ हैं बच्चे जो बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि वो कहती थी मैं इन बच्चों को अपने पास रखूंगी तलाक लेके भी, और वो कह रहा था ना 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 तलाक ना लो, बच्चे पास रहें। आज कहाँ हैं वो बच्चे? कौन है उन बच्चों की केयर करने वाला? इस कहानी का आज सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, अपने घरों में खुश रहिए। मैं इस पे कुछ अल्फाज बोलूँगा तो तल्ख हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। नसीहत लीजिएगा। और ये कहानी जो मैंने सुनाई है ये अखबारों में छपती रही है काफ़ी अरसा, बड़ा मशहूर केस है ये आम सी कहानी नहीं, ये बड़ा अरसा इसका चर्चा रहा था, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और वो जेल में है, तो मैं इसको मज़ीद क्या हाईलाइट करूँ। बस सुनाने का मकसद ये था वो तमाम लोग नसीहत पढ़ें जो अनजान लोगों को, जो तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू करते हैं और उसके बाद आपके दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं, उनको पता लग जाता होता है कि ये अब इनके दिल में हमारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। असल में उस लड़के ने जो हमदर्दी पैदा की थी ज़ेबी के दिल में, तो वहीं से उसको पता लग गया था कि ये एक ऐसी खातून है जो नेचर की इतनी अच्छी है कि ये किसी को दुखी नहीं देख सकती। मैं रोऊंगा, आंसू बहाऊंगा और अपनी मजबूरियां बिनाऊंगा तो ये मेरी मदद करने को तैयार हो जाएगी। इसी को सीढ़ी बनाया था उसने। तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है, शऊर में नहीं तो लाशऊर में तारीफ बस सी जाती है। और फिर ऐसे लोग अपनी बातों से आपको चिपड़ी चौटड़ी ऐसी बातों से ऐसा गर्विदा करते हैं, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। सो आज कहानी इसलिए ही सुनाई है, अपने अपने घरों की खुशियों को
किसी और के लिए मातम में मत बदलिएगा, अपने घर को जहन्नुम मत बनाइएगा। मियाँ बीवी के बीच में मजबूरियाँ, दूरियाँ इस वजह से होती हैं कि हर कोई अपने काम में मसरूफ़ होता है। ऐसा कतई नहीं होता कि आपके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होती। उसका गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा फिर इस तरह के लोग उठाते हैं जिनको पता लग जाता है कि अच्छा शौहर के पास टाइम नहीं है। बस इसी चीज़ को ही फोकस करके फिर वो इस तरह की ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलते हैं कि वो एक इंसानियत की केयर करने वाली लड़की जिसने बचपन में फ़ैसला किया था, जवानी में फ़ैसला किया था, शादी के बाद भी फ़ैसला किया था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँगी, शायद वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी। वो एक ऐसे लड़के की मदद करने चाह रही थी जो बेचार, गुर्बत का मारा, मजलूम, लाचार, जो भूखा प्यासा फटे हुए कपड़ों वाला था, वो उसको शायद हेल्प कर रही थी। लेकिन वो किस डगर पे चल पड़ी, वो किस रास्ते पे चल पड़ी, उसको खुद भी समझ ना आई। अगर वो उसी वक्त अपने शौहर को शायद बता देती, उसके गुस्से से ना डरती, तो हालात शायद इस तरह के ना होते। मैं एंड पे इतना कहूँगा, मेरे मालिक ज़ेबी के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। माँ बाप से ज़्यादा तू प्यार करने वाला है, उन बच्चों का भी नसीब खूबसूरत से खूबसूरत अता कर। उन बच्चों का भी मेरे मालिक अब तू ही सहारा है, उन बच्चों का भी तू ही सहारा बन। शौहर के बारे में मैं क्या दुआ करूँ, एक प्यार करने वाला शौहर था, वो प्यार करने वाला बाप भी था। अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उसके लिए भी राहें, मुश्किलें हमवार करे, उसकी मुश्किलें दूर हों। उसके लिए भी मैं ढेर सारी दिल से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उसके लिए जो बेहतर हो, बेहतर से उसके लिए बेहतर कर। बहुत दफ़ा आज बहुत सारे लफ्ज़ों को बोलते हुए कहते हुए मैं ख़ुद भी उलझ रहा हूँ। अजीब सी कहानी है, बहुत सारे लोग मेरी तरह अजीब से हो गए होंगे। हंसता बसता घर तबाह हो गया। बहरहाल आप कहेंगे, मैंने जिस तरह कहा है डंकर की कहानी, ये वही जो पार्ट मैंने 2 सुनाए थे, आप कहेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आज अजीब सी कहानी सुना के मैं ख़ुद भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। खुदा हाफ़िज़।